हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का हमारा दूसरा पार्ट लहासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यान हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल जी ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब उन्होंने इस पाठ की रचना की थी, यानी उस समय 1929 और 30 के बीच में वह लहसा की तिब्बत की जो राजधानी है लहसा की ओर उस यात्रा पर गए थे। उस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसके कुछ अंश इस पाठ में संग्रहित है। यदि राहुल जी की बात करें हम, तो इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम केदार पांडे था। राहुल जी हिंदी के ही नहीं बल्कि पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि कई अन्य भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे। इन्होंने साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास आदि विभिन्न विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। इनकी पुस्तकों की यदि हम संख्या की बात करें तो लगभग 150 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। राहुल जी की एक अन्य विशेषता भी रही है कि इन्होंने जो सामग्री लुप्त प्राय हो रही थी, जो सामग्री खो रही थी, उसका उन्होंने उद्धार किया। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की, यानी जगह जगह घूमकर इन्होंने साहित्य की रचना भी की है, जिसका इन्होंने एक उद्देश्य बताया कि घुमक्कड़ी के कारण इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी हुआ। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन और अन्य स्थानों की जानकारियां, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक आदि भाषाओं की भी इन्हें जानकारी मिली। इन संस्कृतियों का भी इन्हें ज्ञान हुआ, भौगोलिक परिस्थितियों को उन्होंने जाना। हमारा यह पाठ 1929 और 30 की यात्रा से लिया हुआ है। साथ ही इसमें इन्होंने वहां के दुर्गम स्थानों का वर्णन किया है, तिब्बती समाज की व्यवस्था बताई है और यह यात्रा इन्होंने एक साधारण पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। छद्मवेश से तात्पर्य होता है एक बहरूपीय का वेश, यानी जिसे हम एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक नया रूप हम धारण करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो आइए बच्चों, हम पाठ पर आते हैं। हमारा पाठ है लहासा की ओर। लेखक कहते हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते से लेखक गए थे। फरी कलिंगपॉन्ड का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत आया जाया करती थी, यानी यही वह रास्ता था। और यह रास्ता केवल व्यापारिक ही नहीं था बल्कि सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि बॉर्डर पर था, सीमाएं थी, तो इस रास्ते पर सैनिक चौकियां भी बनी हुई थी। जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी यानी देशी, चीन देश के लोग, पलटन यानी वहां की सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी जब इन्होंने इस पाठ यात्रा वृत्तांत को लिखा अपनी यात्रा के पश्चात, उस समय ये कह रहे हैं कि उस समय कुछ फौजी मकान गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसान रहते थे, वहां वह स्थान कुछ आबाद दिखाई देता था, लोगों की चहल पहल वहां होती थी। ऐसा ही परित्यक्त कहते हैं त्यागा हुआ, ऐसा ही परित्यक्त किला था जहां वे चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत की चाय विशेष प्रकार की होती है। हमारे हिंदुस्तान की तरह उस चाय में दूध नहीं डाला जाता, बल्कि उसे चौंगी में मथ कर चाय का रंग लेकर और उसमें मक्खन, सोडा और नमक आदि डाल दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार वह चाय पीने के लिए वहां पर रुके। लेखक कहते हैं कि तिब्बत यात्रा के लिए बहुत सी तकलीफें, कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो कुछ आरामदायक बातें भी रही। तिब्बती समाज की कई विशेषताओं को लेखक ने बताया। वहां जाति पाति, छुआछूत का सम्मान सवाल ही नहीं था। औरतें पर्दा नहीं करती थी, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, अन्यथा कोई भी घर के अंदर जा सकता है, फिर चाहे वह अपरिचित यानी अनजान ही क्यों ना हो। तब वह घर की बहू या सास की झोली में चाय दे सकते हैं और अपने लिए उसे, और उसके बाद में वह महिलाएं जो है वो उस चाय को पका देती है। यदि आपको लगे मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना देती है और मिट्टी के टोटीदार यानी जिस बर्तन में नल लगा हुआ होता है, जिसे कि क्या कहते हैं, वो
खूंटी में रखकर आपको दे देगी। अब लेखक ने यहाँ फिर क्या बताया, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हो, यानी बैठक यानी वर्तमान का हमारा ड्राइंग रूम और चूल्हा यानी किचन, तो अगर वो स्थान दूर है और आपको डर लगे कि शायद महिलाएं आपके इसमें मक्खन नहीं डालेंगी, तो आप स्वयं वहां जाकर चौंगी में चाय को मथ कर ला सकते हैं और चाय का रंग तैयार हो जाने पर उसमें नमक, मक्खन आदि डालने की ही जरूरत होती है। चाय पीने के पश्चात लेखक जब चीनी किले से चले तो वह बताते हैं कि एक आदमी राहगीर मांगने आया। राहगीर से तात्पर्य है राह का खर्च, जिसे हम वर्तमान में टोल टैक्स भी कह सकते हैं। हमने दोनों चिटें दे दी, यानी उनके पास जो 2 पर्चियां थी वो उन्होंने दे दी। शायद उसी दिन हम टोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, जहां यहाँ भी सुमति के जान पहचान के लोग थे। सुमति जो लेखक का मित्र था, यानी राहुल संकृत्यान का मित्र था, यह बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, तो इसी के कारण उन्हें वो स्थान मिल गया था, यानी भिखारी होने के बावजूद या भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। परंतु लेखक फिर से एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल पश्चात जब वह पुनः यहाँ आए, उस समय वह भिखारी के वेश में नहीं थे, वे एक भद्र पुरुष के वेश में थे, यानी जेंटलमैन थे। घोड़े पर सवार होकर आए, परंतु उस समय उन्हें ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी या अच्छी जगह नहीं मिली। इसका कारण यही था कि स्थानीय नागरिक कोई उनके साथ नहीं था, लोगों में भय था, न जाने कौन है, और उन्हें अपनी जान का खतरा भी लगा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त मनोवृत्ति पर ही निर्भर था, यानी हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार किस लोगों की सहायता करें। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रखते थे, यानी छंग एक पेय पदार्थ है जो नशीला होता है, उसमें लोग पीकर बेहोशी की अवस्था में हो जाते हैं, सामान्यतः हम देखते भी हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा ठोंगला पार करना था, यानी डांडा वह स्थान ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पाठ में कि लेखक क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने तिब्बत की यात्रा शुरू करी तो डांडा जो कि ऊंचा था 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ डाकुओं का भी खतरा था। तो डांडा तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था, यानी कोई आबादी नहीं थी। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी नहीं देखा जाता था। तब तो और डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि निर्जन स्थान था, वहां किसी के देखने की कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई किसी को मार भी देता था तब भी वह पकड़ा नहीं जाता था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, यानी जिसे वर्तमान में हम सीबीआई सीआईडी भी कह सकते हैं, तो इन पर वो ज्यादा खर्च नहीं करती थी। सीबीआई कहेंगे हम, क्राइम ब्रांच ब्यूरो हमारा। तो इस तरीके से वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। यदि डाकू किसी को मार देंगे और अगर कोई शिकायत करना भी चाहे या पुलिस उसको पकड़ना भी चाहे तो किस आधार पे पकड़े, क्योंकि कोई भी वहां पर गवाह नहीं होता था। डकैत पहले आदमी को मारते थे, उसके बाद ये देखते थे कि उसके पास कितनी धन संपत्ति है। हथियार का कानून न होने के कारण लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक का इस्तेमाल करते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता था, क्योंकि लोग उसे पहचान जाएंगे और उसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे, जिससे कि उन्हें उनकी जान का खतरा रहता था। अब आगे लेखक बताते हैं, गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोंगला के पास एक खून हो गया है। यानी उन्होंने जब देखा, आगे जब यात्रा करने लगे तो उन्हें पता चला कि ठोंगला के पास खून हो गया, लेकिन उन्हें खून की परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि हम तो भिखारी के वेश में, डाकू हमें देखकर ही समझ जाएंगे कि ये तो भिखारी, इनके पास कुछ भी नहीं है। और यथाकथित उन्हें कहीं लगता कि उनकी जान को खतरा है तो वे अपनी सूरत ऐसी बना लेते, टोपी उतार कर जेब निकालते और कुची कुची एक पैसा दे दे। कुची कुची यानी दया के भाव से उनके फेस पर ऐसी उनके चेहरे पर ऐसी रेखाएं आ जाती मानो कि उन पर दया आ रही हो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चले, क्योंकि ऊंचाई इतनी अधिक हो गई थी कि लेखक को लगा कि इतना सारा सामान है वो पीठ पर लाद कर नहीं चल सकता। और अगला पड़ाव 16-17 हजार मील से कम
नहीं था। उन्होंने सुमति से कहा कि लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लिए जाएं, जिससे कि क्या होगा कि वे घोड़े पर बैठकर चले जाएंगे और सामान भी उस पर रख लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा आज आधा पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इस पाठ से यानी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके 3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न हमारे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 6। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इस बार मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई नोट्स अवेलेबल नहीं करवाऊंगी। जो मैंने पाठ में समझाया है आप वीडियो को देखकर ही इन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे, इन्हें सुनेंगे और इसके उत्तर निकालेंगे। मैं चैप्टर आंसर्स को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला प्रश्न हमारा, ठोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्र वेश पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? आप आंसर लिखेंगे। ठोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखारी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान इसलिए मिला क्योंकि उस समय स्थानीय नागरिक सुमति उनके साथ था और दूसरी बार यात्रा करते समय उनके साथ कोई स्थानीय नागरिक न होने के कारण अच्छे वेश होने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार की भय बना रहता था। आंसर लिखोगे आप। उस समय के तिब्बती समाज में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को अपनी जान का भय बना रहता था, क्योंकि डाकू जो थे वो निर्जन स्थानों पर रहते थे। हथियार का कानून न होने के कारण वह लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल करते थे। साथ ही वह राहगीर को पहले मार देते थे और बाद में ये देखते थे कि उसके पास कितनी धन संपत्ति है। अंतिम प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। आप लिखेंगे, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर राहुल सांस्कृत्यायन ने तिब्बती समाज की कई विशेषताएं बताइए। उन्होंने तिब्बती समाज को एक सभ्य समाज के रूप में बताया है। इसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट लिखेंगे, उस समय के तिब्बती समाज में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, छुआछूत की समस्या भी उस समाज में नहीं थी। और तीसरा पॉइंट, तिब्बती समाज में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा नहीं थी, वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीती थी। इस प्रकार ये तीनों ही प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। प्रश्नों की पिक्चर आपको मिल जाएगी, लेकिन आंसर्स आपको वीडियो को सुनकर, मेरे वॉइस को सुनकर ही आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। धन्यवाद।